नमस्ते दोस्तों, गुड लिसनिंग हैबिट्स में आपका स्वागत है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। यह कहना है इंटरनेशनल ऑथर शिव खेड़ा जी का। आज की इस ऑडियो बुक में आपको सुनाने जा रही हूँ इंटरनेशनल बेस्ट बुक सेलर जीत आपकी के बारे में। क्या आप भी अपने जीवन में उन असीम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जिन्हें कई सफल व्यक्ति पा सके हैं? क्या आपकी भी तमाम कोशिशों के बाद भी असफलता ही हाथ लग रही है? क्या आप अपने जीवन में निराश हो चुके हैं और समझ नहीं पा रहे कि जीवन में सफल होने के लिए क्या कदम उठाए जाए? अगर इन सभी सवालों के जवाब आपके लिए हाँ है तो दोस्तों ये बुक आपके लिए है। दोस्तों, ये किताब आपकी मदद करेगी जो बातें अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छी सोच के 7 कदमों पर विशेषज्ञता हासिल करके खुद में आत्मविश्वास लाए। अपनी कमजोरियों को खूबियों में बदलकर सफलता हासिल करें। सही कारण के लिए सही कदम उठाकर अपनी ख्याति को बढ़ाए। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उन पर काबू पाना सीखे। अपने आसपास के लोगों के साथ परस्पर मान सम्मान बढ़ाकर आस्था और विश्वास को बनाए अपनी रुकावटों को हटाकर बेसरदार बनाए। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना। ये कहना है एडविन सी बिल्स का। आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो अपनी ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज़्यादातर लोग तो नाखूबी और हताश में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। यह किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए न तो पक्का इरादा होता है और न ही इसके लिए वक्त निकालते हैं और न ही कामयाबी होने के लिए कोशिश करते हैं। यह किताब आपके लिए है। सीधी सी बात है कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। आपकी कामयाबी के रास्ते में यह किताब मददगार साबित हो सकती है। यह किताब किस किस्म की है? एक नज़रिए से देखा जाए तो यह निर्माण पुस्तिका है। यह कामयाबी के लिए ज़रूरी औजारों के बारे में बताती है और ये एक खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी का नक्शा तैयार करती है। दूसरे नज़रिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी बताने वाली किताब है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर सभी चीज़ को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस किताब में उन उसूलों की बात की गई है जिसका सही मात्रा में इस्तेमाल कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक है। यह हर कदम पर कामयाबी का सपना देखने से लेकर उन सपनों को सच करने तक के रास्ते बताती है। इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए? यह किताब आपको नए लक्ष्य बनाने, एक नए उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और अपने भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। जैसे कि किताब के नाम से ही जाहिर है, यह आपको अपनी पूरी ज़िंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। लेकिन आप इस किताब की खास बातों का फ़ायदा एक सरासरी नज़र में पढ़ने या पूरी किताब को एक बारी में गटक लेने से नहीं उठा सकते। इसके लिए तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही अध्याय बहुत धीरे धीरे और समझते हुए पढ़ना होगा। जब तक एक अध्याय की सारी बातें अच्छी तरह से न समझ ले, अगले अध्याय को पढ़ने के लिए जल्दबाजी न करें। आप इसे एक वर्कबुक की तरह इस्तेमाल करें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, सब इस वर्कबुक में साइड में लिखते जाएं और किताब के
उन वाक्यों, पैराग्राफों या हिस्सों पर निशान लगाए जाए जो आपके लिए ज़रूरी हो। हर अध्याय को पढ़ने के बाद उसकी खास खास बातों पर अपने जीवन साथी या दोस्तों से चर्चा ज़रूर करें। खासकर वैसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानता हो। उसकी निष्पक्ष राय आपके लिए मददगार होगी। एक कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। इस किताब का एक मकसद यह भी है कि आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए एक कार्य योजना तैयार करने में मदद करे। अगर आपके अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाया है तो यह किताब आपको 3 चीज़ें बताएगी। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं, कब तक हासिल करने की योजना है। जब आप इस किताब को पढ़कर ख़त्म करेंगे, आपकी नोटबुक एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई ज़िंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए नियम और उसूलों सर्वव्यापी है जो हर हालात, हर मुल्क और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसा कि प्लेटो ने कहा है, सच्चाई अमर है। इस किताब में बताए गए उसूल या रास्ते पुरुष और महिला दोनों पर एक जैसे ही लागू होते हैं। कहीं कोई फर्क नहीं है। कामयाबी के ये उसूल इस आधार पर लिखे गए हैं कि ज़्यादातर लोग काबिलियत की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा, रास्ता, समर्पण और अनुशासन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। अध्याय 1, नजरिए का महत्व। सकारात्मक रुख अपनाएं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजारा बसर कर रहा था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगी तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखते तो वैसे ही गुब्बारे पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं और उस आदमी को बिक्री फिर बढ़ने लगती है। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का सही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उसे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे की इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी हुई चीज की वजह से उड़ रहा है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होते हैं। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% लोगों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात यह है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने के तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों पर पढ़ाने में खर्च हो जाती है। जीत आपकी, नाम ही यह किताब कामयाबी के बारे में 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है।
यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छी अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकता है? हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है, तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? हीरो से भरा खेत। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज़ खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज़ को हीरो के महत्व और उनके जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम क्या पूरा शहर खरीद सकते हो? अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज़ सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज़ ने अपने खेतों को बेचने के और परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसे बार्सिलोन नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उस रात खेतों में होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष्य की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर को हाफिज़ को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 सीख मिलती है। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारा पाँव तले दबे हुए, हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल उनको पहचान लेना चाहिए। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इस तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की
अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होती है। 4. जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। 5 नंबर, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उनके पीछे भागते हैं। 6 नंबर, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर होता हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन सकता है। डेविड और गोलियत। हम सभी बाइबिल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निशानावादी सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और अन्य कई किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से बड़ा अवसर साथ लाती है। संस्थाओं के लिए नज़रिए का महत्व। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग संस्थाओं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशनों के आला अफसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो तो आप केवल एक चीज़ बदलनी होगी जिससे आपकी तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज़ को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपनी लोगों के नज़रिया बदलना चाहेंगे। नज़रिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजर्बा बताता है कि किसी भी व्यवसाय पर सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़ी लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मानव संसाधन ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। सारी खूबियों वाले लोग। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उनकी बुनियाद सही न हो, और वही सही बुनियाद है TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल्स, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिए वाले होते हैं। मुझे गलत न समझे, आपको दूसरे सारे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने वाले की प्लीज़ या थैंक यू
कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाकर सिखाया जाता है। लेकिन किस आदमी में सेवा करने का जज्बा ही नहीं हो तो वह तब तक मुस्कुरा सकता है। इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं और अगर मुस्कान सच्ची न हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, न कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में भी ये बातें खूब आसानी से शामिल हो जाते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेस पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों को तनख्वाहों या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता है, उन्हें भावना, नज़रिया और आपसी संबंधों के पैमानों पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं है या फिर वे उस काम को करना नहीं जानते हैं। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है। लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो यह नज़रिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं है या वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। वे मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। संपूर्णतावादी नज़रिया। मैं संपूर्णतावादी नज़रिया में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल और दिमाग नहीं बल्कि और संपूर्ण इंसान हैं। काम करने के लिए एक पूरा आदमी चाहता है और काम करने एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियाँ हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियाँ हमारी पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती है। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता घट जाती है। इस तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। निजी पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती है। आपके नज़रिए को तय करने वाले कारक। मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। हम नज़रिए के साथ जन्म लेते हैं या उससे बड़ा होने की विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया सकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिया का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे ख़ास तौर से ये 3 चीज़ें तय करती है। एक माहौल, दूसरा तजुर्बा और तीसरा शिक्षा। इन्हें हम नज़रिए के TES कह सकते हैं। अब इन तीनों पर नज़र डालते हैं। एक माहौल। माहौल में ये चीज़ें शामिल होती है: घर, अच्छा या बुरा असर, स्कूल, साथियों का दबाव, काम, मददगार या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला सुपरवाइज़र, मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्म, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं
तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स वर्कर्स तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुशान मिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले जो रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं। जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते जाते देखते हैं। जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी और आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारियों की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमें खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ कानून का न होना ही कानूनी बन जाता है, वहाँ ईमानदारी नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। तजर्बा अलग अलग लोगों से मिले तजर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा हो जाता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी जिंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है। अगर और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षा की भूमि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत होती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों को कैसे पहचानें? जिस तरह सेहत खराब न होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होती, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक न होने का मतलब यही नहीं होता कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिए के फ़ायदे। सकारात्मक नज़रिए के कई फ़ायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज़ को उतनी ही आसानी से अनदेखी भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नज़रिया आपके लिए फ़ायदेमंद। शख्सियत खुशनुमा होती है, जोश पैदा होता है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है। आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए
उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ जाती है, समस्याएं हल हो जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बन जाता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा मिलता है। मालिक, कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनाते हैं, तनाव कम होते हैं। नकारात्मक नजरिए के नतीजे। जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से संबंधों में कड़वाहटें बढ़ती हैं, लोग नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उससे बदलते क्यों नहीं हैं? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ देह लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा हो, पर अक्सर इसमें तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहे। सज़ा काट लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। उसे काली कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपनी चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी इस नई आज़ादी के परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आज़ादी और खुली दुनिया के बदलाव को कबूल करने के लिए बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकंडियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद होती है। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकती है। हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय में मैं सकारात्मक नज़रिए विकसित करने के तरीके के बारे में चर्चा करूंगी। दोस्तों, यह अध्याय एक पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई इस ऑडियो बुक से आपका नज़रिए का महत्व को लेकर आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। यह आपके लिए एक कार्य योजना है जिसे अपनाकर आप भी अपने जीवन की समस्याओं को सुधार कर सकते हैं। आप अपनी 2 समस्याएं लिखिए। उसके बाद उनमें से हर समस्या से हासिल हो सकने वाले कम से कम एक अच्छे नतीजे के बारे में लिखिए। हो सकता है कि आपके लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों की समस्याओं में अवसर देख पाने की आदत नहीं होती है। इस ऑडियो बुक को लेकर अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर यह ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और साथ ही यह ऑडियो बुक अपने उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। हो सकता है आपका यह एक शेयर उनके जीवन में आशा की नई किरण जगाने में मददगार साबित हो सके। दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होती है जीत आपकी के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड लिसनिंग हैबिट्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अंत तक धैर्यपूर्वक मेरे साथ बने रहने और मुझे प्रेमपूर्वक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।